सो व्हेन द बेबी कम्स इन, आप न्यू पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं बेबीज को लेके जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? जो नाभि होती है उसके ऊपर या तो हल्दी लगा देते हैं। काजल हमारे लिए वो है कि उस लगाने से हमारी आईज बड़ी होती है बच्चे की। सो इज दैट ट्रू? फनी क्वेश्चन। सो बेसिकली चाइना में सबकी आंखें छोटी हैं। डॉक्टर विपुल, जनरली दे से कि जब बच्चे की मालिश करके और वो रोता है तो वो अच्छी बात है, बिकॉज उसके फेफड़े खुलते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो फेफड़े एक ही बार खुलते हैं। जैसे 3 इडियट्स में वो जो उसकी डिलीवरी कराई थी उन्होंने इन द ड्रामेटिक में, फेफड़े एक बार खुले। सो डॉक्टर, जब हमारा न्यूबॉर्न घर आता है, एज अ मॉम वी डोंट इवन नो कि उनको उठाए कैसे, उनको हाउ, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ होल्डिंग देम। सो कैन यू प्लीज शेयर सम टिप्स ऑन? जो पुराना है ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, है ना? दादी नानी के बिना बच्चे पालना इट्स सुपर डिफिकल्ट। चलो लेट्स स्टार्ट कि उठाना कैसे है। सो बहुत मॉम्स का कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा पतला है, खा रहे हैं तो भी वेट नहीं गेन हो रहा। सो कैन यू टेल अस कि व्हाट इज द आइडियल वेट जो 1 ईयर ओल्ड का होना चाहिए? यही कंसर्न्स है। या तो बेटा चब्बी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना? सो एक बेसिक सा स्टैंडर्ड बताता हूँ। और तो जैसे आपने बोला कि हार्मफुल होता है, बच्चा अपना ग्रो नहीं कर पाता वाइल्ड बेबी, तो क्या इससे ऑटिज्म भी होता है? सो ऑटिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको एक बीमारी की जैसे घोषित कर दिया है। डॉक्टर, एज अ न्यू मॉम बहुत बार हम लैक्टेट नहीं कर पाते एंड फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है बच्चों को। सो व्हाट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क? सबसे बेस्ट जो एक मदर अपनी बेबी के लिए कर सकती है वो है गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग। Before winding up, we would want to know, tell us the absolute news for parenting rules. है ना? मतलब ये ना कि ये तो नहीं ही करना है, करना है हमें। ठीक है, काजल नहीं लगाना है। जब बच्चा घर में आता है तो सब लोग हमें एडवाइस देते हैं कि हल्दी लगाओ, काजल लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, बट वी ourselves do not really know कि हमें एग्जैक्टली करना चाहिए। Exactly, and there's so many, WhatsApp groups, Google है. As a new parent, there's so much information that we really don't know which one to follow and which one to not. So, to clear all these myths, to know exactly what you should do and raise your better kid, we have on our platform Dr. Vipul, who is with 10 plus of year experience, and we are here to know a lot more things from you. Hi, Dr. Vipul. We are glad to have you with us today. Hello. I am Dr. Vipul. I am a pediatrician in Jaipur. Awesome. So let's get started. Okay, so when the baby comes in, आप न्यू पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं बेबीज को लेके जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? जो नाभि होती है उसके ऊपर या तो हल्दी लगा देते हैं या नाभि के ऊपर तेल डाल देते हैं। तो वहाँ नाभि को सबसे ज़्यादा क्लीन रखना है। तो जो अम्बिलिकस है दैट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली वेरी क्लीन। सर, यहाँ पे फॉन्टेनेल होता है, बच्चों के ऊपर एक छेद होता है जहाँ 2 स्कल बोन्स एक दूसरे से मिलती है। कुछ जगह होगी वहाँ पे, वो खाली जगह पे ऑयल डाल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो ऑयल डालने से बच्चे का ब्रेन जल्दी ग्रो हो रहा है ना? दैट कैन कॉज सम इन्फेक्शंस और फिर वो क्रैडल कैप और वो जो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है स्किन की, वो बढ़ने लग जाती है ना? काजल, आंखों में काजल डालते हैं, है ना? नथिंग इन द बेबीज आईज एक्सेप्ट हिज इनोसेंस, दैट इज व्हाट वी वांट। कि आंखों में कुछ नहीं डालना है, नज़र से बचाना है, यहाँ लगा लो। और सपोज कोई और रिलीजियस पर्पस के लिए डालना है तो आंखों में मत लगाओ, आप कहीं भी और काजल लगा लो नज़र से बचाने के लिए, लेकिन आंखों में कुछ भी नहीं डालना है ना? ब्रेस्ट में, निपल्स में कई फीमेल्स के थोड़ा सा स्वेलिंग होता है बर्थ के तुरंत बाद, या फिर उसमें से कई बार मिल्क भी निकलता है जिसको विचेस मिल्क कहते हैं। उसको स्क्वीज आउट करके नहीं, उसको टच नहीं करना है। सो व्हाट्स द गोल्डन रूल? डोंट टच द बेबी वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और मसाज बहुत प्यार से करानी, उसमें उल्टा लटका के स्टंट्स करना और उसको जोर जोर से मारना और बच्चा रोने लग जाए तब मसाज अच्छी है, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। तो सर, आपने जैसे मेंशन किया, बट काजल हमारे लिए वो है कि उस लगाने से हमारी आईज बड़ी होती है बच्चे की। सो इज दैट ट्रू? फनी क्वेश्चन। सो बेसिकली चाइना में सबकी आंखें छोटी हैं, वहाँ खूब काजल है। इसका मतलब आंखों का साइज सिर्फ एक चीज से डिटरमाइन होता है, वो है जेनेटिक्स। अगर आपके मदर की, फादर की आंखें बड़ी है तो आपकी भी आंखें बड़ी होगी। अगर आपकी आंखें बड़ी है तो आपके बच्चों की आंखें भी बड़ी होगी। सो दैट इज हाउ द साइज ऑफ द आईज डिटरमाइंड। काजल लगाने से साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिकली दादियाँ बोलती हैं कि हमने तो घर पे काजल बनाया है ना, बादाम का काजल बनाया है, वो भी नहीं लगाना है। फाइनली काजल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक टीयर डक्ट होती है नाक और आंख के बीच में, जिसको अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर आंखों से पानी आता रहता है। तो कई बार हम बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि 1 साल तक पानी आते जा रहा है, तो टीयर डक्ट ब्लॉक हो गई है। अगर आपको काजल लगाना ही है फॉर रिलीजियस पर्पस, नज़र से बचाना है, तो आप उसके पेट पे लगा लो, उसके फोरहेड पे लगा लो। आंखों में बड़ा बड़ा काजल लगा के वो बच्चा भी अच्छा नहीं दिखता है एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म।
Thank you so much for enlightening us. Okay, so now since you talk about Kajal, but there is one more thing, मालिश, जो हम सबको लगता है कि मालिश करने से मेरा बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा. इनफैक्ट मैंने भी मेरे बच्चे की बहुत मालिश करवाई है एंड आई हैड दैट बिलीफ कि मेरा बच्चा उससे स्ट्रांग होगा. एंड तो प्लीज गाइड ऑन दिस कि इज इट ट्रू और हाउ डज इट वर्क. मालिश इज एक्चुअली मैजिक. मतलब बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको अच्छी तरीके से किया जाए, है ना. सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है. मालिश खुद करें. अगर आपको लगता है पेन बहुत ज़्यादा है, सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी ऐसा लगता है कि अपन इतना एक्टिवली मालिश नहीं कर पाएंगे, दादी से कराओ, बुआ से कराओ, जो घर का कोई क्लोज रिलेटिव से मालिश कराओ. इट हैज़ टू बी अ हैप्पी टाइम फॉर द किड. अगर बच्चा मालिश में रो रहा है, मतलब अगर अपन सोना या स्पा या ऐसा कुछ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस में भी अगर अपन परेशान हो रहे हैं, दैट मीन्स द एक्सपीरियंस इज नॉट गुड फॉर अस. डॉक्टर विपुल, जनरली दे से कि जब बच्चे की मालिश करता है और वो रोता है तो वो अच्छी बात है बिकॉज उसके फेफड़े खुलते हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो फेफड़े एक ही बार खुलते हैं. जैसे 3 इडियट्स में वो जो उसकी डिलीवरी कराई थी उन्होंने इन द ड्रामेटिक वे, फेफड़े एक बार खुले. वो नहीं खुले उस टाइम पे तो प्रॉब्लम है. वो एक बार खुलने के बाद बच्चा अगर रो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर हिम, है ना. जैसे अपन अपनी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में स्विमिंग कर रहे हैं, सोना ले बात कर रहे हैं और फिर भी अपन क्राई कर रहे हैं, मतलब द एक्सपीरियंस इज नॉट गुड. ओके, सो विच इज द बेस्ट ऑयल? कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? सबके दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है व्हेन द न्यूबॉर्न कम्स होम. मैंने इतने अलग अलग आंसर सुने हैं ना, ऐसे ऐसे ऑयल जो मेरे को पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं, उससे मालिश हो रही है बच्चों की. अब सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल. अब प्रॉब्लम क्या है, वो इतना सस्ता और इतना इजीली अवेलेबल है, बट दैट इज द बेस्ट ऑयल विच इज एक्चुअली अवेलेबल. बट व्हाट अबाउट विंटर्स? जैसे कि समर्स में लेट्स से वी अप्लाई कोकोनट ऑयल, बट विंटर्स में उससे ठंड लग जाती है, तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज सरसों का ऑयल. सो 365 डेज सबसे अच्छा एक ही ऑयल है, कोकोनट ऑयल. चाहे गर्मी का सीजन हो चाहे ठंड का सीजन हो, सबसे इजीली अवेलेबल है. अगर आपको इसी में इन्वेस्ट करना है कि अच्छा कोकोनट ऑयल खरीदना है, तो कोई ब्रांड पे मत जाओ, अपना नियरेस्ट ट्रस्टेड किराने वाले को बोलो कि सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल, कई बार हैंड प्रेस कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो खरीदे. जो सबसे महंगे कॉमनली अवेलेबल फिगारो के ऑलिव ऑयल की, महंगा है एंड अच्छा नहीं. सो देयर आर 2 हार्म्स. एक तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो और उसकी सेंसिटिव स्किन पे फिर वो रैशेज होते हैं. फिर उसको काउंटर करने के लिए हमको बहुत महंगे महंगे मॉइस्चराइजर्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वी हैव गिवन हार्म एट द फर्स्ट प्लेस. आप एक कंफर्टेबल मसाज करो जो घर का नियर एंड डियर वन करे. मसाजिंग टाइम शुड बी वेरी सूदिंग फॉर द बेबी. आप अच्छा सा म्यूजिक, श्लोक, ऑडियो स्टिमुलेट करो, आप कहानियां सुनाओ. दैट इज हाउ द मसाज वाज सपोज टू बी ट्रेडिशनली. कि नानी दादी बैठती थी अपने पाँव पे, मालिश करवाती थी, 10-15 मिनट्स अच्छी कहानियां सुनाती थी, एंड फिर यू गो एंड टेक अ बाथ. So in this whole process, you know, like generally when you have a male child, उनके private parts में oil डालना is suggested from day one. So ये सही है क्या? एब्सोल्युटली गलत है और ये नुकसानदायक हो सकता है. सो जितने भी छेद हैं बच्चे की, स्टार्ट फ्रॉम द आईज, द ईयर्स, नोज, मुंह, अम्बिलिकल वाला जो छेद है नाभि, यूरिन का एंड पॉटी का, कहीं पे भी कुछ भी नहीं इंट्रोड्यूस करना है. वेदर इट इज ऑयल, एनी फॉर्म ऑफ, हम चाह रहे हैं कि मेडिसिन भी कम से कम दे. सिर्फ जुकाम हो रही तो नाक में डालने की सिर्फ दवाई दे, है ना. सो ऑयल इंट्रोड्यूस करने से वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा. सो इट विल कॉज मोर हार्म. और आते हैं हमारे पास छोटे छोटे बच्चे जिनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, एनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है. क्यों? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ जो चाहिए ही नहीं था वो वहाँ इंट्रोड्यूस करा है. तो सर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो आपने ऐसे कौन से बिगेस्ट मिस्टेक्स देखी हैं जो पेरेंट्स करते हैं रिलेटेड टू देयर स्किन केयर रूटीन? स्किन, सो बच्चों की स्किन को तो एक्सपेरिमेंट का वो बना रखा है कि इन पे हर चीज़ अप्लाई कर देते हैं. सबको ऐसा लगता है कि इनको गोरा करने के लिए किसी कौन से बटर से नहलाओ, घी से नहलाओ. अगर एक्चुअली नहलाना है तो एक्सप्रेस किया हुआ ब्रेस्ट मिल्क अगर बच गया है, कि सपोज आपने एक्सप्रेस किया, ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे 3 to 4 आवर्स चल जाता है. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बेबी ने नहीं पिया, उस ब्रेस्ट मिल्क को आप पानी में डाल के बच्चे को नहला सकते हो. सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे को जो सबसे सेफेस्ट, सबसे सॉफ्टेस्ट चीज़ है वो उसकी बॉडी पे लग रही है. सो मतलब इतने इजी सोल्यूशंस हैं, बट प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं. सो बच्चों का स्किन केयर रूटीन शुड बी वेरी सिंपल. एकदम न्यूबॉर्न बेबी है, उसको सिंपल पानी से नहलाओ,
अगर आपको लग रहा है कि जो ग्रीस जैसा है या चिपचिपा जैसा है, तो आप कोई एक माइल्ड सा सिंडेक्ट बार या शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो लिक्विड शैम्पू जिसको अपन बोलते हैं कि लिक्विड सोप बच्चों की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज वेरी सेफ फॉर द बेबी. जरूरी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे जाओ, आजकल सुपर एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, बहुत मीडियम ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनमें से कहीं शिफ्ट हो जाओ. फिर बच्चों की सपोज स्किन पे रेडनेस हो गई है तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे पेरेंट्स को एलर्जी है, अगर सपोज उनको स्किन की एलर्जी है, अस्थमा है, तो बच्चों में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एटोपिक डर्मेटाइटिस. वो अगर होगी तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको स्किन मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि उनका स्किन का जो बैरियर है, जो एक लेयर ऊपर से नीचे बचाता है, वही डेवलप नहीं हुआ है. सो वी हैव टू गेट देम अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. So how do you define a good moisturizer? Is there any label we need to read on, or how does it work? लेबल तो सब चीज में पढ़ना है. बच्चे को कुछ खिलाया तो लेबल पढ़ना है, बच्चे के कुछ अप्लाई किया तो भी लेबल पढ़ना है ना. जैसे एक डाइपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट करो, है ना. आप डाइपर्स पहनाओ या ना पहनाओ, लेकिन डाइपर रैश क्रीम होनी चाहिए जिसके ना जिंक ऑक्साइड हो, सो दैट उसकी थिक कंसिस्टेंसी हो, वो पॉटी एरिया पे पूरी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखे, जिससे कि अगर बाय चांस अपन ने वॉश क्लीन करते समय डैबिंग नहीं की, जोर से क्लीन किया, तो कहीं पे रेड स्पॉट्स ना हो. सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड अ गुड इन्वेस्टमेंट कि हर बच्चे के पास एक डाइपर रैश क्रीम होना चाहिए. कोई भी टैल्कम पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है. एनी कंपनी पाउडर क्या करेगा, जो पोर्स होंगे उनको एकदम ब्लॉक कर देगा. सो उनको बहुत सारी स्किन की फर्दर प्रॉब्लम्स होगी. प्लस बाय चांस उसने इनहेल कर लिया वो पाउडर, वो लंग्स में जाएगा, वो एलर्जीज करेगा. बहुत सारे यूरोपियन नेशंस के अंदर बच्चों के लिए पाउडर बैन है, मतलब आप बेच ही नहीं सकते हो. हम लोग तो बचपन से सब वो थप करके वो पूरा बच्चे को सफेद करेंगे. Like the neck and the बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि मॉइस्चराइज करना या कोई स्मेल आ रही है, बच्चे ने वॉमिट कर दिया, आप एक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करो. फिर कौन सा मॉइस्चराइजर करना है, तो फ्रेग्रेंस फ्री, खुशबू नहीं आनी चाहिए. अपने का क्या पॉइंट है, बच्चा अच्छा खुशबू करना. बेबी की तो खुद की स्मेल इतनी अच्छी होती है, नथिंग टू बी लाइक उसकी मास्क ही नहीं करनी है स्मेल, है ना. उसकी बॉडी पे जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, वर्निक्स, वो नहीं उतारना है. बच्चा डिलीवरी होके आता है, हमें बोलते हैं कि बच्चे को अच्छे से क्लीन करके दो. हम नहीं करके देते हैं, बिकॉज दैट्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग गॉड हैज गिवन. अच्छा, वो मदर की वूम में बनी, उसको उतारो ही मत. वो 2-3 दिन रहेगी तो स्किन ऑटोमेटिकली जब वो एंटर करेगा उस वर्ल्ड में, तो स्किन विल बी शाइनिंग एंड द बेस्ट पॉसिबल स्किन केयर वहीं से स्टार्ट हो जाता है. So to the question, it just clicked me. आपने स्किन की बात करी तो रिसेंटली मेरे बेबी को एक बीमारी हुई विच इज नोन एज HMFD, मतलब वो हैंड फीट माउथ डिजीज, एंड इट्स वेरी पेनफुल क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाते बिकॉज शी हैज अल्सर्स इन हर माउथ. सो प्लीज टेल मी कि एज अ मदर मुझे क्या करना चाहिए, एंड आई एम पैनिकिंग अ लॉट, तो मुझे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस प्रोसेस में. तो अभी ऑलमोस्ट जयपुर में या राजस्थान में, अब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हैंड फुट माउथ डिजीज के केसेस ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स बढ़ गए हैं रिसेंट कुछ ईयर्स में. इट्स नॉट अ न्यू वायरस, पुराना वायरस है, एंड उसकी वजह से ये स्कूल गोइंग बच्चों में स्पेसिफिकली होता है. अब स्कूल में कोई एक बच्चा होगा जिसके हाथ पे लीजन्स लगेंगे, सबको लगेगा मच्छर काटा है, तो स्कूल भेज देंगे. उस एक दिन में उस बच्चे ने कम से कम 2 या 3 और बच्चों को इन्फेक्ट कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक से दूसरे को होएगी, फिर वो छुट्टी लेगा, घर पे उसके मुंह के ऊपर छाले हो जाएंगे, हाथ पे छाले हो जाएंगे, बटक से एल्बोस पे छाले हो जाएंगे, उससे पानी नहीं पिया जाएगा, फिर वो चिड़चिड़ापन करेगा. अच्छी चीज क्या है इस बीमारी के बारे में, चलो दीज आर ऑल दी, इसने नुकसान किया, इट इज सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही ठीक हो जाएगी. 3-4 डेज रेस्ट करो, बच्चे को बोलो स्कूल बंद करना है, पानी पीना है. पेन ज्यादा हो रहा है तो पैरासीटामोल, खुजली ज्यादा हो रही है तो कैलामाइन लोशन, कोकोनट ऑयल लगा दो, उसको काम करो, शांत करो. वो बहुत इरिटेटेड रहेगा, उसको पूरे टाइम उसका टाइम स्पेंड करो, ठीक हो जाएगा, फिर स्कूल रिज्यूम कर दो. बट वॉट अबाउट द टाइम जब वो उस टाइम पे वो कुछ खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, तो यू फील कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, एंड देयर आर अदर 10 थिंग्स व्हिच कम्स इन योर माइंड. सो गाइड. सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं अगर सपोज इस सीजन में मैंने विदाउट एग्जैजरेशन 150 या 200 के आसपास केसेस देखे ऑफ हैंड फुट माउथ डिजीज इन माय सिविल लाइंस क्लिनिक. उसमें ऑलमोस्ट 110 या 120 को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सिर्फ ORS पिलाओ, नहीं खा रहा दैट्स ओके, फोर्स फीड नहीं करना है, पानी पिलाओ, रेस्ट करो, कोकोनट वाटर पिला दो. ORS जो मिलता है या तो घुलने वाला या टेट्रापैक्स भी मिलते हैं, वो पिलाओ. लेकिन 2 या 3 बच्चों को हमें एडमिट करना पड़ा बिकॉज दे हैड इवन स्टॉप ड्रिंकिंग ORS बिकॉज द माउथ वॉज फुल ऑफ अल्सर्स दैट वॉज सुपर पेनफुल.
कि अगर अपने हो जाएं, अपन तो नहीं झेल सकते हैं, बिकॉज बच्चे हैं वो झेल जाते हैं. दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द डिजीज सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि सेल्फ लिमिटिंग है, ये 3-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा. इसकी अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड आने वाले टाइम पे आने भी नहीं वाली है. इट्स नॉट इन द पाइपलाइन, क्योंकि इससे और गंभीर डिजीजेज है जिनको वैक्सीन से प्रोटेक्ट करना है. दिस इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कॉजिंग हजार्ड्स. स्कूल्स पैनिक हो रही हैं, टीचर्स पैनिक हो रहे हैं, पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं. दैट्स ओके. देयर आर थिंग्स जो पैनिक कर सकते हैं, बट देयर इज नो हार्म व्हिच इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस डिजीज. नो परमानेंट हार्म विच आर. वो निशान चले जाएंगे, निशान चले जाएंगे, है ना. स्किन केयर में प्रॉब्लम नहीं आएगा. हाँ, so that's a very common thing. So how, from skin coming to hair, the most common thing is कि बच्चा हुआ है, उसका जल्द से जल्द मुंडन कराना है ताकि बाल अच्छे आएंगे. So what is that true? कराना ही नहीं है ना. और दूसरा, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए कराना चाहते हो तो करा सकते हो. अब दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले, इंडिया के बाहर यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में कोई मुंडन नहीं होता है. उन बच्चों के बाल बहुत अच्छे हैं. कई बच्चों के बाल अपने बच्चों के बाल से भी ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड न्यूट्रिशन, है ना. फिर अगर रिलीजियस पर्पस के हिसाब से कराना है तो कोई बात नहीं, एक बार आप उसको प्रॉपर तरीके से शेव ऑफ करा लो. अब शेव मतलब उस तरह नहीं इस्तेमाल करना, नहीं करना. उस तरह कैन कॉज ब्लीडिंग टू द पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से वो पल्सेशंस फील होते हैं, सॉफ्ट स्पॉट है. तो अगर आपको जीरो मशीन इस्तेमाल करनी है या एक शगुन का उस तरह लगवा के फिर जीरो मशीन कर लो, एंड एक मुंडन इज सफिशिएंट. अच्छा, और अगर एक मुंडन के बाद भी हमें लगे बाल अच्छे नहीं आ रहे, घने नहीं आ रहे, तो क्या वापस कराना चाहिए? आप अपनी संतुष्टि के लिए कराते हैं. बाल तो अब वो ऑटो, अब क्या होता है, 1 से 1.5 साल या 2 साल लगते हैं जो बाल आए हुए हैं उनको अच्छा होने में. कई बच्चों में खुद ही पूरे झड़ जाते हैं और फिर नए आते हैं. कई में जो होते हैं वही अच्छे हो जाते हैं. इस दरमियान अपन 3 या 4 मुंडन करा चुके होते हैं. फाइनली वो 1.5 साल का पॉइंट आ चुका होता है. कई बच्चों में 1.5 पे हो जाता है, कई पे 2 पे हो जाता है. वो ऑटोमेटिकली उसके बाल अच्छे हो जाते हैं. नाउ द होल मैजिक इज बिकॉज ऑफ द मुंडन. जबकि बच्चे का खुद के बाल है, उसको अच्छे करने हैं लाइफ लॉन्ग. द गॉड हैज सेट ऑल द थिंग्स इन अ लाइन. वो हम ही उसमें परेशान कर रहे हैं. Okay, so it's basically through genetics. थ्रू जेनेटिक्स. मदर फादर के बाल अच्छे, बच्चे के बाल अच्छे. मदर फादर की आंखें अच्छी, बच्चे की आंखें अच्छी. मदर फादर के स्किन में कोई प्रॉब्लम तो बच्चों का टॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है. तो दैट इज द रियलिटी जो मानने के लिए रेडी नहीं है. मतलब वो मानना नहीं है लोगों को कि That's true. That's true. सो डॉक्टर, जब हमारा न्यूबॉर्न घर आता है, एज अ मॉम वी डोंट इवन नो कि उनको उठाए कैसे, उनको हाउ, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ होल्डिंग देम. सो कैन यू प्लीज शेयर सम टिप्स ऑन? जो पुराना है ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड. दादी नानी के बिना बच्चे पालना इट्स सुपर डिफिकल्ट. चलो लेट्स स्टार्ट कि इन्हें उठाना कैसे है. इनकी गर्दन, हाथ को गर्दन पे सपोर्ट दो, हल्का सा रोल ओवर करो और बच्चे को पीछे सपोर्ट देते हुए अपनी लैप के ऊपर ऐसे बिठा रहे, है ना. ये आप ऑलमोस्ट 10-15 दिन के बाद से ही कर सकते हो. सपोर्ट है, पूरे इसको सपोर्ट है. ये देखो, है ना. क्या है, सपोज आपको लग रहा है आप 1 महीने बाद से ट्राई कर दो. ठीक है, ऐसे बिठा लो. फिर आराम से इनको, सब कुछ इनके साथ इस पोजीशन में आप कर सकते हो. आप एक हाथ भी आपका फ्री है ना. दे कैन मूव देयर हैंड्स, है ना. कंफर्टेबल है दैट पीप. Okay. डोंट वरी. हाँ, मतलब मुझे तो उस डमी को देख के ही लग रहा है सो कुछ होना चाहिए. कुब्बड़. बट 1 महीने के बच्चे को हम ऐसे बिठाते तो सब बोलते हैं कि कमर निकल जाएगी, स्पाइन. सो पुराने जमाने में टीबी बहुत था इंडिया में, तो बच्चों की कुछ भी ऐसा होता था तो सबके कुब्बड़ निकल जाती थी. अब उस कुब्बड़ का रीजन ये नहीं है. अगर इनका बैक अच्छे से सपोर्ट है तो आप कुछ सेकंड्स के लिए आराम से ऐसे देखो. एक हाथ में बेबी पूरा सपोर्ट से है मेरे, इसकी गर्दन सपोर्टेड है, बैक सपोर्टेड है, बटक सपोर्टेड है और मैं हैंड्स फ्री. वो जो बेबी कॉट्स आते हैं ना, हाँ. इसीलिए आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दैट, कि आप आराम से, दिस कैन बी द बेस्ट बेबी सपोर्टर, है ना. इनको रखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी. इनको बर्प कैसे करवाएं? ओके, बर्पिंग कराने के बहुत सारे मेथड्स हैं एंड एक मेरा एडवाइस, मदर शुड मेक श्योर दैट ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो रही है. फादर शुड मेक श्योर बर्पिंग का प्रोसेस आसान है. सो फादर हैज टू टेक द लीड कि बर्पिंग के लिए तो मैं खुद बर्प कराता. कैसे कराएंगे? सबसे पहले सबसे बेस्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं. बच्चे को सपोर्ट दिया और थोड़ा सा उल्टा करके आप अपने लैप पे लेटा सकते हो, है ना. और हल्के से नीचे से ऊपर हमको पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा गैस है उसको बाहर निकालना. अब ऑडिबल डकार आते ही बर्प करना बंद कर देते ही, चलो बर्प होगा. हाँ राइट. अब अगर ऑडिबल डकार आई या ना आई, बर्पिंग नहीं खत्म करनी है ना.
हमको 5-7 मिनट्स तक उसको पैट करते ही रहना है। अगर आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है, आप यू करके सपोर्ट दे के ऐसे कर लीजिए। इसमें डर क्या लगता है, गर्दन इधर उधर हो रही है, हाँ। कपड़े खराब हो जाते हैं, यहाँ स्पिटअप्स कर लेते हैं। स्पिटअप्स भी नॉर्मल है और बर्पिंग का ये मेथड भी सबसे सेफ है, जहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं दोनों टांगों के बीच में, जैसे कि गिरने का डर ना लगे, और हल्का सा पीछे से ऊपर। जेंटल बर्पिंग, 5 to 7 मिनट्स बर्पिंग। फादर शुड टेक द लीड ऑफ बर्पिंग। बर्पिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी रात को भी उठ के बर्पिंग कराई। Oh, so after every feed आपको burp। ये एक स्टैंडर्ड रूल है हाँ, okay। कि बर्प कराना ही है। कई प्रीटर्म बेबीज, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, उनको सही ढंग से गल्प करना नहीं आता, तो साइड दूध पिलाया, मदर ने किसी भी कारण से बर्प कराना भूल गई, सुलाया और वो उठ नहीं पाए बच्चा, क्योंकि उसको उल्टी हुई और उसने खुद ने रिगर्जिटेट कर लिया अपना मिल्क। बट फुल टर्म नॉर्मल हेल्दी बेबीज में ये नहीं होता है, सो इसलिए बर्प हमेशा कराना है। Okay। आधी रात को उठ के थोड़ा कम करा लो, लेकिन बर्प तो कराना ही। Sure। अब चाहे आवाज सुनाई दे या नहीं दे, दैट्स अप टू यू। तो जैसे भी आपने बताया, पर कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत रो रहा होता है एंड हम लोग को लगता है उसको गैस हो रहा है या कॉलिक हो रहा है, या हमें नहीं पता उससे क्या हो रहा था, हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उस पे हमें क्या करना चाहिए? आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऑलमोस्ट ठीक है। रोने के 10 कारण से भी ज्यादा हो सकते हैं। उसको गर्मी लग रही है रोएगा, ठंड लग रही है रोएगा, नाक में कुछ फंस गया रोएगा, बॉडी में खुजली होगी तो रोएगा, डायपर गीला हो गया तो रोएगा, कुछ भी रीजन से रो सकता है। सबसे कॉमन रीजन जो बच्चा रोता है तो वो होता है कॉलिक। 1-1.5 महीने में कई बच्चों को पेट में गैस हो जाता है। अब उसके लिए जो कॉलिक सबसे कॉमन रीजन है, बच्चा माँ का दूध पिएगा 4-5-6 बार तक, जाते जाते इवनिंग में जितना दूध पिया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर चली जाती है पेट में। अब वो पेट में गैस भर जाती है, इसकी वजह से बच्चा क्राई करने लग जाता है, और स्पेसिफिकली इवनिंग टाइम में ज्यादा क्राई करता है। आपने नोट किया होगा कि शाम होते होते रोने लग जाएगा, चुप ही नहीं होगा। आपने ये जो चीज मैंने बताई सब कुछ कर ली, दूध भी पिला लिया तो भी चुप नहीं होगा। अब क्या करना है? नाउ द मैजिक स्टार्ट। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। आप रूम चेंज कर लो, आप गाड़ी में बिठाओ, एक राइड पे ले जाओ, आधी बार हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका पेन सेटल हो जाता है। ये सबसे कॉमन है कि डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज वर्क। कई बार कॉलिक को और कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बच्चे को लिटाया, उनको हल्का सा पेट पे सपोर्ट देके इस तरीके से मसाज करी, उनके दोनों पाँवों को ऐसे कर लिया, हल्की सी मसाज करी, साइक्लिकल मूवमेंट्स कर लिए, इनका टमी टाइम शुरू कर दिया, इनको अच्छे से यूं लेटाया, है ना, इनके सपोर्ट देते हुए गर्दन को एक साइड में, जिससे कि इनको चोट ना लगे। टमी टाइम शुड बी सुपरवाइज्ड, कि आप देख रहे हो कि इसको नाक तो नहीं दब गई, आपको लग रहा है इसने कंफर्टेबल है, 2 मिनट से शुरू करो। 10th डे ऑफ लाइफ, 5th डे ऑफ लाइफ से भी शुरू किया जा सकता है, एज अर्ली एज दैट। 1 महीने पे जाके टमी टाइम शुरू नहीं करना, इट्स लाइक जिम। इनको जब ये अनकंफर्टेबल हो जाए, गर्दन का सपोर्ट देके सीधा कर दो, एंड दैट्स हाउ यू टेक केयर ऑफ द कॉलिकी बेबी। फिर अगर हमारे पास पहुंचते हैं, देन हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। सो फाइनली तो देयर आर मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, बट Of course। इतना अच्छा ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग इज द बेस्ट। न्यूबॉर्न में देसी इलाज इज द बेस्ट इलाज। सो नानी दादी पेरेंटिंग इज द बेस्ट पेरेंटिंग। कोई पूछता है बेस्ट पेरेंटिंग, नानी दादी पेरेंटिंग को थोड़ा सा रिफाइन कर दो, उन्होंने जो कुछ गलतियां बताई करी है, या उस टाइम जो उनको सही लगा उसको क्लियर कर दो। जापा सिस्टम इज ऑसम, है ना। व्हाट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जापा? कि एक आइसोलेटेड सा एनवायरनमेंट मिले जहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो, 1 या 2 लोग बच्चे का ध्यान रखें, मदर शुड ईट वेल, मदर शुड फील गुड, उसके आसपास अच्छा म्यूजिक चले, एंड बच्चा और जो चच्चा बच्चा जिसको बोलते हैं सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करे। अब जापे को स्ट्रिक्ट कर दिया और फिर वो कि गलती से भी सर खुला नहीं चाहिए और फिर उसमें स्ट्रिक्टनेस ऐड कर दी, दैट गेट्स बैड। पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज एक्चुअली अ थिंग। ये ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद मदर्स की इच्छा नहीं होती, है ना, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कोई भी टोक जाता है रोना आ जाता है, दैट्स बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ पोस्टपार्टम टू अपन ओवरवेल्म्ड है। अपन ओवरवेल्म्ड है, बेबी आ गया है, समझ नहीं आता उसको नहलाना कब है, फीड कब कराना है, ब्रेस्ट में स्टोर कैसे करना है, फॉर्मूला देना है नहीं देना है, डायपर कौन सा यूज करना है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। That's true. It is very overwhelming. Like we are mothers ourselves. It's really overwhelming. और वो सॉडलिंग करना चाहिए। तो स्वॉडलिंग करना चाहिए। उसके तरीके हैं, बच्चे के हाथ पांव इतने जोर से मत दबाओ कि उसको हाथ हिलाने की जगह ना मिले, हल्के ऐसे स्वॉडल करो कि हाथ ऐसे नजदीक हो। स्वॉडलिंग रिजेंबल करता है मदर की वूम को। मदर की वूम के अंदर बच्चा ऐसे टाइटली एक बबल बाथ के अंदर है, द बेस्ट एक्सपीरियंस। प्लस हल्का हल्का सा म्यूजिक, क्योंकि मदर हिलती रहती है,
Right. तो वो उसको लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। अब अपन इसको बाहर की दुनिया में ले आए हैं तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो स्वॉडलिंग मिमिक्स द मदर्स वूम। आप बच्चा 5-7 मिनट स्वॉडल, 10 मिनट स्वॉडल कंफर्टेबल है, आप उसको रहने दो स्वॉडल में हाफ एन आवर 1 आवर, मालिश करो अच्छे से नहलाओ बच्चे को, अच्छे से कपड़े चेंज करो, ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स वगैरह कुछ नहीं, उसके बाद स्वॉडल करके सोने दो, लेट द बेबी स्लीप फॉर 1-1.5 आवर। And कितनी मंथ्स तक इनको स्वॉडल कराना चाहिए? अगर ऐसा लग रहा है कि बेबी ने रोल ओवर शुरू कर दिया, अब रोल ओवर शुरू करने में कहाँ से स्वॉडल करेंगे? आपने बांधा, वो तो 3-4 महीने में रोल करने लगते हैं। 3 महीने 4 महीने कई बच्चे जब रोल ओवर करना सीखें आप, बस नाउ इट्स टाइम टू लेट देम एक्सप्लोर। ओके, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए 3 महीने तक इनको दिखता नहीं है अच्छे से, राइट। इनको सिर्फ अच्छी ब्राइट साउंड सुनाई देती है। इनको अपना विजन जो होता है कि जैसे अपन को क्लियर दिखता है, वो शुरू ही होता है इनको 6 मंथ्स पे, जब कलर्स और हर चीज जो दिख रही है वो उसी साइज की, उतनी ब्राइट हो, वो 6 मंथ्स पे डेवलप करता है। सो जब बच्चा खाना स्टार्ट करता है, बहुत बार चोक कर जाते हैं, सो व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम? तो सबसे पहले फर्स्ट खाना तो शुरुआत करनी है हमेशा दाल से या उस तरह की कंसिस्टेंसी से जो एकदम सेमी सॉलिड जैसा हो, या अपन थिक शेक विद स्लर्पी, थिक शेक जैसा हो। जब वो थोड़े और बड़े हो जाएं 7-8 मंथ्स के आसपास, तो हमें उनको फूड देना शुरू करना ही चाहिए। उसका एक नुकसान है, कभी कभी चोकिंग हो सकती है, बट दैट्स अ वेरी रेयर थिंग, और बहुत स्पेसिफिक फूड हम कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड करें। अनार का दाना हम नहीं बोलते बच्चे को दो, वो चोक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली चोकिंग हो गई, जो बहुत कॉमन है, जो होती है आजकल, तो क्या करना है? इमरजेंसी चोकिंग हुई, बच्चे को उठा लिया, उसको उल्टा देख लिया और जोर से उसे पैट करना है। कितनी बार? 5 बार। अच्छा, मोस्टली वो बाहर स्पिट आउट कर ही देगा। बाई चांस नहीं किया, घुमाओ, सपोर्ट दो, और चेस्ट कंप्रेशन 2, 3, 4, 5। फिर आपने देखा कि अभी भी कुछ नहीं है, वापस उल्टा करो, एक बार और ट्राई करेंगे और जोर से। अब उसमें डोंट फील कि मेरी बेटी है मर जाएगी, हाँ, सो दैट्स द रिस्पॉन्स। 1, 2, 3, 4, 5 दिखता है हमें मुंह से कि वो बाहर गिर गया, एंड शी इज बैक टू नॉर्मल। 99% ऑफ द टाइम्स ये निकल जाता है, क्योंकि हम, अगर आप मेरे पास लेकर आओगे हॉस्पिटल में, मैं यही करूंगा। तो ये चीज अगर आपने वेट किया कि मैं हॉस्पिटल ले जाके इसको ठीक करूंगी, इट बी सुपर डिफिकल्ट फॉर हर और हिम, जो भी। सो दिस तो हर बच्चे को, हर बच्चे की माँ को और दादी को पता ही होना ही चाहिए। गॉट इट, ऐसे ही है। दैट्स द, इसको बस करना है, बाहर निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल। पर आई थिंक आपने जब वो इनएक्ट भी किया तो भी इट जस्ट गॉट दिस स्कैर्ड। You have to be strong, like to do it. एक पॉइंट पे जेंटल पेरेंटिंग इज व्हाट इज किलिंग और ऑलमोस्ट लाइक अ मेजर प्रॉब्लम दीस डेज। यू हैव, एक पॉइंट पे रखे तो आपको करना ही है ना कि आप मदर, और आप इसका चार्ज लो। राइट इट जस्ट गॉट मी वाटरिंग, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों हुआ। तो हो जाएगा, नहीं तो आई हैव लॉस्ट पेशेंट्स, एक्चुअल पेशेंट्स। भाग रहा था, पॉपकॉर्न खाया उठा के, हॉस्पिटल लेकर आए। मैंने हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? उसको घर ये तो शुरू करो, फोन कर लो, फोन पे बता दे। हम तो कोई, अगर मेरे को पता चल जाता है कोई ऐसा, हम फोन पे बता देते हैं, वीडियो कॉल ऑन कर लो, फटाफट जो बोल रहा हूँ वो करो, हॉस्पिटल लेते जाना, रास्ते में ये करते जाओ। दैट कैन सेव अ बेबी, इट्स दी सेव एंड खत्म। सो इट इज सुपर इम्पोर्टेंट। Thank you so much for this. Dr. Vipul, today let's decode my first everything, something that every new parent is really concerned about. So let's get started. What is the first touch? मदर्स टच, स्किन टच। डिलीवरी होती है, बच्चे को यहाँ लेटा दो। Okay. What is their first drink? मदर्स का मिल्क, जो मिल्क से भी पहले का लिक्विड होता है, दैट्स कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड, कोलोस्ट्रम। उससे अच्छा कुछ नहीं। दैट्स द फर्स्ट नेचुरल वैक्सीन फुल ऑफ एंटीबॉडीज, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। First concern of mother. फर्स्ट, या तो मिल्क कम आ रहा है मदर के खुद के, दैट्स ऑलवेज अ कंसर्न, बट दैट शुड नेवर बी द कंसर्न। अगर मिल्क है तो वो सफिशिएंट है आपके बेबी के लिए। Okay. बेबी का फर्स्ट कंसर्न इज कॉलिक, उसके पेट में गैस हो गई है, वो ठीक होएगी ही होएगी। लेट द बेबी फेस दिस, दैट्स ओके। Okay. All right. First bath of the baby. शुड बी अ वेरी जेंटल एक्सपीरियंस। टेम्परेचर ठीक करो, अगर ल्यूकवार्म सा पानी है, हल्के पानी से नहलाओ, एंड सिंपल। 5th-6th डे पे जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल हुआ, मेक श्योर बेबी शुड हैव अ बाथ। So only when the umbilical cord. दैट्स द स्टैंडर्ड रूल। अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल होने से पहले कुछ मत करो, मालिश मत करो, बात मत करो, डोंट जस्ट टच देम। Okay. All right. So first massage. फर्स्ट मसाज, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ हो गया, आपको लग रहा है बेबी कंफर्टेबल है, आराम से मसाज करो, वेरी जेंटल एक्सपीरियंस। दादी, नानी, बुआ, मौसी, मदर,
मसाज करें। Okay, awesome. First diaper. फर्स्ट डाइपर आपको हम कई बार फर्स्ट डे पे डाइपर पहना देते हैं। Cloth or disposable? दैट्स अप टू यू। आपको जो आपको लग रहा है कि एक्चुअली इन्वायरमेंट को इससे प्रॉब्लम है, आप डिस्पोजेबल की जगह क्लॉथ पे शिफ्ट हो जाओ। डाइपर शुड बी, अगर एक अच्छी कंपनी का डाइपर पहनाओ, डाइपर रैश क्रीम लगाओ, फ्रीक्वेंटली चेंज करो, डाइपर्स आर गुड। Okay. First umbilical cord care. ओके, नाभि पे कुछ मत लगाओ, नथिंग, वो उसको खुद अपना ध्यान रखेगी। बाय चांस ब्लीड हो रहा है, सीधे पीडियाट्रिशियन के पास जाओ। बाय चांस वहां से कुछ निकल रहा है, अपने डॉक्टर के पास जाओ। दैट्स अ रेड फ्लैग। खुद को कुछ नहीं करना है, कीप इट क्लीन, जब गिर जाए निला दो, सिंपल। Alright. First food of the baby. फर्स्ट फूड ऑफ द बेबी, ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क, दैट्स द बेस्ट, है ना। ये एक लाइन है, ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। बहुत रेयरली हमें फॉर्मूला देना पड़ता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो तो फॉर्मूला दो। First solid food of the baby. फर्स्ट सॉलिड फूड ऑफ बेबी 6 मंथ्स होते ही दाल दो, दाल का पानी नहीं। Okay. Okay. Alright. First teeth of the baby. कभी भी आ सकते हैं, 4 मंथ्स पे भी आ सकते हैं और 13 मंथ्स पे भी आ सकते हैं। पहला बच्चे का दांत आते ही वो सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा। कई बच्चों के जल्दी आएंगे, कई बच्चों के लेट आएंगे। First walk. वॉकर मत दो, उसको चलने दो। ही विल लर्न बेटर फास्टर विदाउट द वॉकर। Okay. First exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज, या तो उसको जो अपन वो गैस निकालने की जो होती है, साइकिलिंग ऑफ द बेबी, he'll be comfortable, she'll be comfortable, उसको एंजॉय करने दो, 5-10 सेकेंड रोज कराओ। First game. फर्स्ट गेम, 6 मंथ्स पे पीकाबू खिलाओ। बेस्ट गेम, आई एम देयर, आई एम नॉट देयर, आई एम देयर, आई एम नॉट देयर। उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर देम। First Camel. 1 ईयर तक नो एनिमल मिल्क, ना गाय, ना भैंस, ना बकरी, किसी का भी दूध मत दो। इधर मदर्स मिल्क, और अगर ऊपर का मिल्क देना तो फॉर्मूला मिल्क, नो एनिमल मिल्क। Okay. First brush time. एज सुन एज द फर्स्ट टीथ कम्स आउट, है ना। अगर ऐसा लग रहा है नहीं आ रही है तो गम्स को भी क्लीन कर सकते हैं। From एज, ओके, एज 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स। 6 months onward. कॉटन का कपड़ा लो, क्लीन करो डिप करके। First vaccine. फर्स्ट वैक्सीन, सो द नेचुरल वैक्सीन इज द ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। फर्स्ट हम जो वैक्सीन लगाते हैं वो BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, बच्चे को डिस्चार्ज से पहले कोशिश करो तीनों लगनी चाहिए। Okay. Thank you so much. तो सर जैसे मेरा खुद का भी छोटा बच्चा है एंड आई ऑलवेज वांट कि मेरा बच्चा स्मार्ट हो। हम लोग आजकल अर्ली डेवलपमेंट ब्रेन पे बात करते हैं, तो आप क्या हमें सजेशन देना चाहेंगे कि हम क्या करें कि हमारा बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो? पहले तो मैं कुछ मेजर कंसर्न्स जो शायद आपके बच्चे को लगता होगा, ऑटिज्म है या नहीं, ADHD है या नहीं, कितना सही स्क्रीन दिखानी है या नहीं, कितना मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बच्चा मेरा मास्टरमाइंड हो, वो टैंट्रम्स थ्रो ना करे। दिस इज ऑल मेंटल हेल्थ, इट्स अ सेपरेट ब्रांच नाउडेज। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड साइकियाट्री इन टैंडम वर्क्स विद ईच अदर, और जहाँ पे ये डील करते हैं ऐसे पूरे बच्चों के साथ जिनको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आया। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग विच इज अबाउट द चाइल्ड्स ब्रेन, डॉक्टर समीर दलवाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस इन इंडिया। उनका एक पॉडकास्ट है फिगरिंग आउट विद राज। उन्होंने 1.5 घंटे तक एट लेंथ बात की है कि अपने बच्चों को कैसे ग्रो होने दें, क्या हैक्स है क्या नहीं है। तो दिस इज वन थिंग विच आई रिकमेंड टू एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट, माय फर्स्ट 1000 days, ओके, दैट 1000 days starts from the day the baby is going in the womb of the mother. Okay. तो सारा ब्रेन सिर्फ 1000 दिनों में ग्रो करता है। 95 to 98% ऑफ द ब्रेन जो 9 months मदर के अंदर है और जो बाहर आए उसके इनिशियल ऑलमोस्ट 2 साल। तो बच्चों के साथ बात करो, उनको स्टोरी सुनाओ, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मतलब ये नहीं कि बच्चा आ गया तो मेरा फोन साइड में कर देता हूँ, स्क्रीन नहीं देखना। अगर बच्चा रूम के अंदर आया और एक जगह स्क्रीन पड़ा है और एक जगह फादर लेटे हुए हैं, तो बच्चा फादर के पास जाना चाहिए, स्क्रीन के पास नहीं। अगर बच्चा फादर के पास नहीं गया और स्क्रीन के पास जा रहा है, मतलब यू एज अ पेरेंट आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सबसे पहले तो ये समझ लो, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। सो एक एक इमोशन को इनकल्केट कर सकते हैं अपन, बच्चों को स्मार्ट, सुपर स्मार्ट बनाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमें उनके क्यूज को फॉलो करना है ना। ज्यादा टोकना नहीं है, उनका ब्रेन पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। उनको एक हर छोटी चीज पे टोकना नहीं है, लेकिन हर जिद करनी नहीं देनी है। उसको टैंट्रम आया तो उसके टैंट्रम का पार्ट मत बनो। यू हैव टू टेक अ टाइम आउट। एक बार टैंट्रम आया, बाहर गए, 10-20 सेकंड उसको अकेला छोड़ा। उसका कॉम्प्लेक्स ब्रेन ये प्रोसेस कर रहा है कि कैसे हैंडल करते हैं इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस। इफ यू प्ले अलोंग द टैंट्रम, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा।
So you have to ignore the tantrum. इग्नोर करो, कई बार स्टेडीली करो कि हाँ अगर टेंट्रम हुआ तो दिस इज द लाइन, ये इसके बाद ये हुआ तो मैं तेरे साथ ये गलत करूंगी। जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। 3 चेयर लगी है कमरे में, मेरे कंसल्टेशन चेम्बर में 3 चेयर लगी है, चौथा पेशेंट 4 पे कई बार अटेंडेंट्स आ जाते हैं, तो एक चेयर पे सबसे पहले वो बच्चा बैठता है, फिर ग्रैंड पेरेंट खड़ा रहता है। इट हैज टू बी द अदर वे। एक चेयर सबसे पहले दादाजी बैठेंगे, अगर सपोज 2 चेयर दादाजी और फादर बैठेंगे, 3 चेयर हो तो दादाजी, फादर एंड बेबी बैठेगा। इट इज द अदर वे अराउंड दीज डेज। That's true. That's true. तो हम एज अ पेरेंट्स कौन सी एक्टिविटीज हमारे बच्चों के साथ करें जिनसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो, टैंट्रम्स में भी थोड़ा कंट्रोल आए? प्लीज गाइड अस ऑन दैट। एक शेड्यूल कर लेते हैं, है ना। सुबह उठो, बच्चा स्कूल जाने के लिए 10 मिनट उसको 8 बजे स्कूल जा रहा है, उसको 7:15 मिनट उठाओ, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको 10 मिनट उसके पास जाओ। उठते थोड़ा सा वो रहता है कि क्लमजी रहता है, उसको लेट हिम टेक हिज और हर टाइम। 10-15 मिनट में उठ जाएगा, उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उसको नहलाओ, उसको स्कूल भेज दो कुछ अफर्मेशंस के साथ कि तेरे को ये करना है स्कूल में, तेरे को वो करना है स्कूल में। जब बच्चा घर आए, आते ही क्या किया तूने स्कूल में, हाउ वाज योर डे, अरे वो आया है, सबसे पहले उसको एक हक दो, उसके साथ बैठो, उसका टाइम स्पेंड करो, उसको बोलो जूते रख, चल अपन बैठते हैं, बात करते हैं, खाना उसके साथ खाओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप अपना वर्किंग हो तो उसके बाद अपना काम करो, जो भी करो, जिसको अपन बोलते हैं डेली चोर्स, उसमें उसको हेल्प करो कि अगर झाड़ू पानी गिर जाता है तो साफ कर दो, है ना। सोते समय सबसे इंपॉर्टेंट, बेबी का ब्रेन कब डेवलप होता है, सोने से जस्ट पहले। पोयम सुनाओ, वो पुराने जो कहानी ट्रेडिशन थे कि एक कहानी सुन के ही सोऊंगा, माए के तो हमारा तो ये रूल है, एक कहानी सुन के ही सोते हैं हम। So that's the standard. Okay. You have to make sure that the baby is listening something. He'll be a very good boy. सो जाएगा शांति से. Everything will be very fine. So I think quality time and communication in this. These are the 2 golden rules. बच्चे से बात करो, उसको सुनो, उसके लेवल पे जाके बात करो। अपन इतने बड़े हो के उनसे ऐसे पूछते हैं कैसा था तेरे स्कूल, अरे स्कूल पूछना, आप बैठो उनके साथ नीचे जमीन पे, पूछो हाउ वाज योर स्कूल टाइम, चलो लेट्स प्ले समथिंग, स्कूल में क्या सिखाया, ये कौन से फ्रेंड ने तेरे को परेशान किया। Education is the key. Like fancy toys नहीं चाहिए उन्हें, बात और emotions चाहिए। टॉयज से सप्लीमेंट करो, अच्छे टॉयज खरीदो, बट इसका मतलब ये नहीं कि महंगे टॉयज आ रही अच्छे टॉयज। Yeah, sure. Educational toy. लेट देम, उनको टॉयज के साथ खेलना है, आप उनके साथ टॉयज खेलो। आपका टाइम बच्चों को होना चाहिए कि मेरा फेवरेट टाइम है जब 1 घंटा मेरे दादा मेरे साथ खेलते हैं, 1 घंटा मेरी नानी मेरे साथ खेलती है, छोड़ दो बाजू वाले की चाची के घर में छोड़कर आप उसके 1 घंटा उसके घर पे जाके कैसा वो रिस्पॉन्ड करता है। उसने अपनी चाची बुआ को संभाल लिया, वो सबको संभाल देगा। वो आपके घर में 1 घंटा जाके खेल कर आ गया, बिना आपके सिस्टम को परेशान करे, वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। मतलब उसको ये सिखाओ कि अच्छा आदमी कैसे बनना है, फिर अगर उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सब बहुत छोटे स्किल्स हैं। हाउ टू टॉक, हाउ टू डील विद इमोशंस, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू हेल्प अदर्स, ये 4-5 चीजें सिखा दो। अब आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं करना, दैट्स अप टू हिम। सो बहुत मॉम सा कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा पतला है, खा रहे हैं तो भी वेट नहीं गेन हो रहा। सो कैन यू टेल अस कि व्हाट इज द आइडियल वेट जो एक 1 year old का होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे क्लिनिक में बैठा हूँ, है ना, यही कंसर्न्स हैं। या तो बेटा चब्बी बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। सो एक बेसिक सा स्टैंडर्ड बताता हूँ, अगर जन्म हुआ सपोज 2.5 किलो का, सो 6 महीने पे और 1 साल पे, बर्थ से 6 महीने पे डबल वेट होना चाहिए एटलीस्ट, बेसिक सा रूल। और 1 साल पे एटलीस्ट 3 होना, ये मिनिमम है। इससे ऊपर जो हो वो अच्छा। सो एक 3 किलो का बच्चा है तो अगर 6 महीने पे वो 6 किलो है, दैट्स अ गुड साइन। अगर 1 साल पे 9 किलो है, दैट्स अगेन अ गुड साइन। अब 9.5 है या 10.25 है या 11 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कि अगर 1 साल पे कोई 9 है और कोई 12 है तो इज देयर अ डिफरेंस, और हाउ डू यू से कि वो बेबी हेल्दी? सो इसलिए हम एक ग्रोथ चार्ट्स नाम से चीज इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आज उसके दिन वजन कितना है, हम ये देखते हैं कि उसकी जर्नी कैसी है वेट गेन की, कि उसने पिछले 3 महीने में एक साथ 3 किलो वजन तो नहीं बढ़ा लिया, कहीं उसका फॉर्मूला मिलकर ज्यादा तो नहीं हुआ कि उसने एक्स्ट्रा शुगर तो नहीं ले लिया, या कोई वो बीमार तो नहीं पड़ गया कि 3 महीने में 1 किलो वजन कम कैसे हो गया। सो चबीनेस जिन बच्चों में ऐसा पाया गया है कि एक्स्ट्रा गाल हैं, वेट हायर साइड पे है, उनमें जब वो एडोलेसेंट एज में पहुंचते हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा, उनमें ओबेसिटी होने का खतरा, एंड दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। बाहर की कंट्रीज में नहीं, इंडिया, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया।
इंडिया में मेल न्यूट्रिशन अब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन फीडिंग वो बहुत प्रॉब्लम। मेल न्यूट्रिशन का द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्सेलेंट केयर कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, दैट्स द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट। बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, वी शुड टेक केयर कि बच्चा कुछ गड़बड़ ना खाए, मोटा ना हो, खेले, Yeah. ना, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या होता है, दादी नानी बोल देती है जा बेटा कुरकुरे का चिप्स लिया और फिर आधा घंटा पेपा पिग देख ले। I know. द होल कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। उसको ऐसा होना चाहिए चल मेरे साथ गार्डन चल, आधा घंटा तू भी घूम और मैं भी घूमती हूँ। तो क्या होता है, जैसे आपने बताया मेरा बच्चा, मेरे को हमेशा कंसर्न रहा है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, ठीक है। एंड मैंने इसको सब ट्राई कर लिया, घुमा के खिलाओ, बाहर ले जाओ, डिस्ट्रैक्शंस जो बोलते हैं वो किया, एंड बट इट्स नॉट वर्किंग विद मी। सो व्हाट शुड आई डू? मैं उस बच्चे को खाना कैसे खिलाऊं? तो खाना खिलाना एक साइंस है ना, एक स्किल नहीं है किचन में खाना बनाया और खिलाया। वो तो मशीन भी कर सकती है बहुत आसानी से। हमको ह्यूमन टच, ह्यूमन फील जब तक खाने में नहीं डालेंगे, उसके लिए खाना एक इंजॉयबल एक्टिविटी होनी चाहिए। उसको मजा आना चाहिए कि मेरा खाना आ गया, तो उस बच्चे को मजा आना चाहिए कि खाना आ गई, ठीक है। सपोज उसको आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, हम आजकल क्या बोलते हैं, इतना सबको समझ आ गया कि स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, तो फिर स्क्रीन नहीं दिखानी तो उसको दूसरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि कभी वो झुंझुनू बजा दिया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया, चिड़िया ही और खा जा और पुलिस आ जाएगी नहीं, तो या तो डरा दिया या उसको कंफ्यूज कर दिया या उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे दी। टेस्ट भी वेरी रियल। आप 1-2 चम्मच डालो मुंह के अंदर और उसका खाना रख दो उसके सामने। आप नहलाने से पहले तो ये कर ही सकते हो एटलीस्ट। उसको इच्छा हुई, उसने उठाया, उसने टच किया, अच्छा ये खाना होता है, उसका नेचुरल रिफ्लेक्स से मुंह के अंदर जाएगा, वो नाक के अंदर नहीं जाएगा। मुंह के अंदर डालते डालते थोड़ा सा नाक में चलेगा, पहुंच देना। कोई भी डिसेंट वेट वाइप्स फ्रेग्रेंस फ्री वाले से पहुंच देना। लेट द बेबी टच द फूड, लेट द बेबी स्मेल द फूड। उसको 7वें महीने पे उसके दांत आ रहे हैं, उसको फिंगर फूड्स हाथ में दो। उसको गाजर या ककड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा जो चोक ना वो हाथ में, तो वो चूसता रहेगा। सो एवरीथिंग कैन बी डन। उसके साथ एक फीडिंग, एक जॉयफुल एक्टिविटी करो। So like maybe reading them a story or making them play with some toys, those kind of activities अपन करेंगे तो वो इट डेफिनेटली हेल्प्स। कोकोमेलन क्या करता है, इट हाइपर स्टिमुलेट्स द ब्रेन। हम चाहते हैं कि बच्चे का दिमाग स्टिमुलेट हो, लेकिन वो एक 60 सेकेंड्स वीडियो के अंदर 100 फ्रेम चेंजेस होती है और सारे कलर्स हैं उसमें। इतना ज़्यादा एक्सपोजर हम छोटे से बच्चे को नहीं दे सकते, उसके ब्रेन पे बहुत भारी रहेगा। आप यूनिफॉर्मली एक स्टोरी पकड़ लो कि आज मैं तेरे को कोई भी एक, जो अपन बचपन में स्टोरी सुनते थे, है ना, वो एक स्टोरी सुनाऊंगी। उसको रोज सुनाओ, उसको उसी स्टोरी में उसको अलग अलग वेरिएशंस करो, उसका टाइम स्पेंड करो। आप उसके 10-15 मिनट खाना खिलाते हो, 10-15 मिनट एक स्टोरी सुनाओ, उसको कोई राइम सुनाओ, उसको भजन सुनाओ। उसको डिस्ट्रैक्शन फीडिंग करनी है तो ये करो। बेबी लेड वीनिंग फीडिंग करनी है तो उसको लेट हिम डिसाइड और हर डिसाइड व्हाट फूड उसको क्या खाना है। उसका स्टमक कितना सा है, द साइज ऑफ द फिस्ट, उसके अंदर कितना डालोगे। But I tell you, so I know it is wrong, but फिर भी because I got tired, मेरा बच्चा नहीं खा रहा था, and I did that कि मैंने उसको टीवी दिखा के खिलाने का ट्राई किया। तो क्या हम होते हैं उस चीज के? क्या हम होते हैं उसके लिए एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन गई है खाना खाना, कि मैं टीवी देखता रहूंगा, कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे अंदर खाना आ जाएगा, मैं खा लूंगा। ये भी नहीं पता कि कम खाना है ज़्यादा खाना है, उल्टी हो जाएगी, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है। जितनी देर में डिस्ट्रैक्शन चालू रखा, उसने मशीन जैसे खा लिया। तो वो कितनी देर खा लेगा ऐसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। फाइनली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 5 साल का बच्चा है, उसको अभी तक खाना नहीं आता। कैसे आएगा खाना? उसको खाने ही नहीं दिया, उसको भी मौका ही नहीं दिया कि वो खुद से खाए। हम क्या बोलते हैं, 1 साल पे पॉट फीडिंग, मतलब जो पिताजी का खाना है और जो मम्मी का खाना है उसी में से निकाल के उसने खाया है। ओके। अब उसके अंदर थोड़े बहुत चीजें हैं, नो सॉल्ट, नो शुगर, उन सब पे अपन डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको खाना सिखाओ। Let the meal time be the most playful time for the baby. So like baby led weaning is what we should encourage. Okay, so इसमें the ideal answer is the mix of two. हर बार बेबी लेड वीनिंग करेंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी कि उसको 10 बार, उसको बच्चा का पेट बहुत छोटा सा, उसको 3-4 मील्स चाहिए। हर मील पे बेबी पूरा गंदा हो, वो नहीं अपन कर सकते। सो कुछ बेबी लेड वीनिंग उसको 1 या 2 बार कोशिश करो, फिंगर फूड्स दो। कुछ आप ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं खा रहा तो कुछ हेल्दी फूड्स करो। सो जब हम बोलते हैं ना कि पैकेज फूड नो, आप पैकेट फटना ही नहीं चाहिए घर पे, है ना। दूध की थैली नहीं, क्योंकि या तो मदर्स मिल्क देना है या ब्रेस्ट मिल्क देना है या फिर फॉर्मूला मिल्क देना है, तो पैकेट नहीं फाड़ना है ना।
फिर अगर सपोज कोई भी तरह का न्यूट्रीमिक्स जो होता है वो नहीं देना है, आप घर पे बनाओ, प्रीमिक्स पाउडर्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको दूध है, दूध का पैकेट भी नहीं फाड़ना है, आपको दूध के अंदर डालने के लिए जो होते हैं प्रोटीन पाउडर्स, ये ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स, कुछ नहीं। या तो मिल्क 1 साल तक मदर का देते रहो, जब 1-1.5 साल के बाद मदर का मिल्क छोड़ दिया या आप जल्दी छुड़ाना चाहते हो तो ऊपर की सेमी सॉलिड चीजें बढ़ाओ, पैकेट नहीं। सो एब्सोल्युटली नो पैकेट्स। ओके। और तो जैसे आपने बोला कि हार्मफुल होता है, बच्चा अपना ग्रो नहीं कर पाता वाइल्ड बेबी, तो क्या इससे ऑटिज्म भी होता है? ओके, सो ऑटिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको एक बीमारी की जैसे घोषित कर दिया है। People are scared of that word. इट इज स्कैरी Yeah. बिकॉज बट इट इज अ सिम्टम। डेंगू खतरनाक है या फीवर खतरनाक है? डेंगू, बिकॉज डेंगू इज द डिजीज, फीवर इज द सिम्टम। हाँ. सो ऑटिज्म इज जस्ट लाइक अ सिम्टम। उसका अंडरलाइंग कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसको डील करो। क्योंकि आपने स्क्रीन इतनी ज्यादा दिखाई तो मदर फादर अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको खाना भी स्क्रीन से खाएगा, उसको खेलना भी स्क्रीन से है। अब उसको आवाज लगाओगे, जो भी उसका नाम है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दीज आर द फर्स्ट साइंस ऑफ ऑटिज्म, और ये रेड फ्लैग साइंस है। आप उससे बात करो। ऑटिज्म रिवर्सिबल है। फीवर आ गया तो ऐसे थोड़ी डेंगू में फीवर आ गया फीवर ठीक ही नहीं होगा, आप पैरासीटामोल दो। तो हम बच्चों को पैरासीटामोल स्क्रीन कम करने के लिए नहीं दे सकते हैं या कोई भी मेडिसिन। हम अपना पूरा उसके आसपास का एक एनवायरनमेंट है, आप अच्छे से उससे स्क्रीन की जरूरत ही ना पड़े। स्क्रीन इज वन ऑफ द रीजंस। बहुत सारे बच्चों में और बहुत बर्थ के तुरंत बाद रोया नहीं बेबी, दैट्स अगेन अ बिग प्रॉब्लम। उसकी वजह से कितने सारे बच्चों को मेंटली उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छी उनकी मेमोरी नहीं हो पाती, उनका ब्रेन का साइज छोटा होता है। अगर बच्चा रोया नहीं है उससे भी ऑटिज्म हो सकता उससे द चांसेस इंक्रीज। है. एपिलेप्सी है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब ब्रेन के रिलेटेड बहुत खतरनाक बीमारियां। अब क्या है, ऑटिज्म इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना डाउन सिंड्रोम एक बीमारी का नाम है। ऑटिज्म तो क्या एक बिहेवियरल डिसऑर्डर भी नहीं है, डिस्टर्बेंस, कि एक नॉर्मल 0 to 5 ईयर्स का बच्चा ऐसे ग्रो करता, उसमें कुछ साइंस ऑटिस्टिक के आ गए। ऑटिज्म वाले बच्चे सुपरस्टार्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि उनको कुछ क्योंकि डेवलपमेंट मैकेनिकल लर्निंग सबसे अच्छी है ना, वो रोज खाना देख रहा है एवरी, उसको ये पता चल गया कि मैं स्क्रीन पे जो करूंगा वो मेरा बेस्ट टाइम है। उसको कोई एक चीज पकड़ा दो कि तू दुनिया का सबसे अच्छा रॉकेट बना दे, दुनिया की सबसे अच्छी कार बना दे, वो बना दे। So what are the signs of an autistic kid? Like what is the behavior like? रेड फ्लैग्स कि ये ऐसा कुछ हो जाए तो अब एक बार डॉक्टर के पास जाना है ना। उसके थोड़े थोड़े माइलस्टोन्स में सब में हल्का हल्का सा डिले होने लगेगा, स्पेसिफिकली स्पीच के माइलस्टोन्स। आप आवाज लगाओगे, जो भी उस बच्चे का नाम है, बेटा देख वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। अगर सपोज स्कूल में आप छोड़ने जाओगे तो वो टीचर कंप्लेन करेगी कि एकदम अकेला बैठा रहता है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स, ऐसे 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 हाथ करता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कोई बच्चा नॉर्मल में ऐसे खेल रहा है उसको ऑटिस्टिक लेबल कर दिया। ऑटिज्म का इस्तेमाल डॉक्टर्स को करने दो, पेरेंट्स वो वर्ड इस्तेमाल ना करें। अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल करो, बच्चे को लेबल नहीं करना है ऑटिज्म। कोई मेरे पास आता है या कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम ऑटिज्म नहीं लिखते हैं, है ना। ऑटिज्म हो गया तो आपने लेबल लगा दिया उसके ऊपर। लेबल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी रिमूव्ड ना। बच्चों को कोई लेबल नहीं लगाना है कि ये डरपोक है। अरे वो डरपोक नहीं है, पटाखा फटा जोर से, रोएगा बेचारा, उसने कभी सुना नहीं है, इतना जोर से बम फोड़ा तो उसकी गलती जिसने बम फोड़ा है, इसकी गलती जिसने सुनी नहीं आज तक की आवाज। I think we just get label. तो अपन पटाखा फूटते जब तू रो क्यों रहा है, बम ही तो फूटा है, डरपोक है, ये तो लग गया लेबल। वो है भी नहीं डरपोक, It's just right. It's just he got scared because of the damn cracker which was so loud, और उसके अंदर से पोल्यूशन भी था जो उसके फेफड़ों को भी खराब कर सकता है। So that is how you should treat everything। मतलब बच्चों से बात करो, वो सब बता देते हैं। डॉक्टर, एज अ न्यू मॉम बहुत बार हम लैक्टेट नहीं कर पाते एंड फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है बच्चों को। सो व्हाट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क? सबसे बेस्ट जो एक मदर अपनी बेबी के लिए कर सकती है वो है गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब उसको 6 मंथ्स तक हम चाहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, जहां हम चाहते हैं पानी भी नहीं दे, कोई और मिल्क तो बहुत दूर की बात है, हम पानी भी नहीं देना चाहते। 6 मंथ्स के बाद हम चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो, वेयर द ब्रेस्ट मिल्क कॉम्प्लीमेंट्स द फूड। हम ऊपर की चीजें शुरू कर दें और ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रखें। 1-1.5 साल जब आप कंफर्टेबल हो, आपको ब्रेस्ट मिल्क छोड़ना है, तब आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे शिफ्ट करके धीरे धीरे 1 साल के बाद कुछ बाहर का मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल तक नो अदर मिल्क, कोई एनिमल का मिल्क नहीं। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कई मदर 6 मंथ्स पे रोक सकती हैं या रोकना पड़ता है,
कई मदर्स को डे 1 पे ही हम बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते बिकॉज उनकी कोई मेडिसिन चल रही है विच आर वेरी हार्मफुल। अगर वो मेडिसिन का कुछ भी पार्ट बेबी में अंदर जाएगा तो दैट कैन कॉज हार्म। कई वर्किंग मदर्स है जो 12-13 मंथ्स पे जाते जाते ही बंद करना चाहती है और उसके बाद ऐसा सर्कमस्टांसेस ही नहीं है कि वो फीड करा पाए, और कई मदर्स के न्यूट्रिशन की वजह से ही कम हो गया ब्रेस्ट मिल्क। सो तब द सेकेंड बेस्ट थिंग इज फॉर्मूला मिल्क। और फॉर्मूला मिल्क बहुत अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। इतना ही डिफरेंस है कि जैसे एक अगर कोल्ड ड्रिंक कोक है और दूसरी थम्स अप है, वैसे ही दीज आर ऑल गुड इंटरनेशनल ब्रांड्स, और अब कुछ इंडिया के ब्रांड्स भी आ गए हैं। उनको एक हाइजीनिक तरीके से फॉर्मूला बनाना है एंड आप आराम से उसको दे सकते हो यूजिंग ईदर अ स्पून, या कई बार बॉटल भी देनी पड़ती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, और बॉटल पिलाने के बहुत सारे और डूज एंड डोंट्स हैं। अपन उसको फॉलो करके बॉटल अगर देनी पड़े तो समटाइम्स वो भी देनी पड़ सकती है। गिल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मदर का गिल्ट ऑलवेज भरा ही रहता है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है इस चीज के लेके कि मैं कैसे मिल्क इसको दे पाऊं पूरा, इतना प्रेशर, इतना ओवरवेलमिंग सब होता है। एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स। हैप्पी हार्मोन जो होता है दैट इज मिल्क लेटिंग डाउन हार्मोन। मतलब अगर आपका मूड अच्छा है ऑटोमेटिकली मिल्क विल नेवर बी लेस फॉर योर बेबी, है ना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई बोले न्यूट्रिशन तो सब इतना ध्यान तो रख ही लेते हैं कि हेल्दी खाएं, उसके बाद अपना मूड अच्छा रखो, बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लैचिंग करते रहो। बहुत बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हमसे पूछने में मदर्स, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल वे कि कोई बात नहीं। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हमारे पास हमेशा से थे। पहले के ज़माने में दादी नानियाँ जो अच्छे से बताती थी कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क को पिलाना है, व्हाट आर द प्रॉपर साइंस ऑफ लैचिंग, बच्चा मिल्क पी रहा है नहीं पी रहा है आपको पता चल रहा है या नहीं। और अभी जयपुर में अच्छे लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स हैं। आपको लग रहा है कि यू आर नॉट डूइंग गुड, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर योर डाउट्स, वो बहुत अच्छे से आपको सिर्फ यही चीज डिस्कस करेंगे। Sure. Thank you so much. Okay, so we had a lot of things going around about the baby, about the kids, about the weaning and everything. But we want to know who is Dr. Vipul. So tell us about you. Okay, so I'm Dr. Vipul Bhageria. मैं जयपुर में रहता हूँ. I am a pediatrician. I've done my MBBS and then MD in pediatrics. So I've done my specialization in pediatrics. After that, I've done some fellowships in vaccination, in neonatology. Then I've done some trainer programs in school health. मतलब हम स्पेसिफिकली स्कूल्स में जाते हैं, हेल्थ टॉक्स देते हैं जहाँ बताते हैं कि कैसे स्क्रीन नहीं देनी है। बच्चों को सिखाते हैं कि हमें एक हेल्दी फूड, हमें खुद पूछें कि हम हेल्दी फूड खाना है। हम वैक्सीनेशन अवेयरनेस करते हैं। मेरा एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एवरीवन नीड्स वैक्सीन्स, कुछ ना कुछ तरह की वैक्सीन्स, प्रेगनेंसी में, ट्रैवलिंग से। हमारा एक NICU है, न्यूनेटोलॉजी का यूनिट है पूरा बालाजी के ऑरेंज केयर हॉस्पिटल में। वहाँ हम बच्चों के विभाग को पूरा अच्छे से कोशिश करते हैं कि वहाँ पे बच्चों को NICU की ज़रूरत पड़े, OPDs रहे। एंड फाइनली पूरे जयपुर में बहुत अच्छा पीडियाट्रिक केयर है जो बहुत सारे मेरे ऐसे डॉक्टर्स देख रहे हैं। So, okay, sir. So before winding up, we would want to know, tell us the absolute no's for parenting rules. ये तो नहीं ही करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है ना। मतलब ये ना कि ये तो नहीं ही करना है हमें। ठीक है। काजल नहीं लगाना है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ नहीं देना है, गाय भैंस बकरी का दूध नहीं देना है 1 साल तक, है ना। स्क्रीन 2 साल से पहले दिखानी ही नहीं है, एब्सोल्यूट 0 to 2 years 0 स्क्रीन टाइम, है ना। उसके बाद टेट्रा पैक्स, जूस वाले बैग्स 1 साल तक के बच्चों को देने ही नहीं है, एब्सोल्यूट नो, टेस्ट भी नहीं, है ना। सॉल्ट एंड शुगर, 2 साल से छोटे बच्चों को शुगर देना ही नहीं है, कभी कोई गलती से दे दिया नहीं, देना ही नहीं है। 0 to 1 year के बच्चे को एक्स्ट्रा सॉल्ट देना ही नहीं है। खाने में थोड़ा सा सॉल्ट बन गया वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, मैं देना ही नहीं है। 4 साल से छोटे बच्चों को नट्स वो कई बार चोक करा देते हैं, अगर काजू बादाम कुछ जितना देना है घिस के दो, ये तो फंस जाएगा। तो इनको हमें क्या है, अपन को लगता है थोड़ा थोड़ा कर लो, मॉडरेशन नहीं। These are absolute no's. You don't have to do this. Okay. फिर दूसरा कि चबी नहीं है बच्चा। अब चबी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी नहीं है, कि मेरे साथ में जो रहते हैं उनका तो बच्चे का 1 साल पे 13 किलो वजन है और मेरे बच्चे का 1 साल पे 9 किलो वजन है। दोनों एब्सोल्युटली नॉर्मल है ग्रोथ कर्व पे, ग्रोथ चार्ट पे। लेकिन जिसका वेट हायर साइड है उसमें ये पाया गया है कि अडल्ट में उनको, अडोलेसेंट्स में उनको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब होने के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। सो जिस चीज का हमें प्रमाण है, वी हैव द प्रूफ, वी हैव डन द स्टडीज कि इसमें ये नहीं करना है तो नहीं करना है। पहले के जमाने में हमको नहीं पता था ये,
अब पता चला है ना, सो जो पता चला है उसको फॉलो करो, दैट इज व्हाट वी आर फॉर, कि हम बताएंगे कि सही है गलत है, व्हाट इज साइंस इसके पीछे का। मोस्ट ऑफ द दादी नानी पेरेंटिंग इज करेक्ट, वो जो बोल रहे हैं वो सही है 80-90% ऑफ द टाइम्स, है ना। बस थोड़ी चीजों को मॉडरेट करना है, उस पे लड़ना नहीं है, उनकी 80-90% चीजें ठीक है। All right. So I think that was a very powerful session. We learned a lot of new things. We busted a lot of new things. And if you think you have learned something, please comment us and tell us what you have learned from it. And we would love to know how we can improve more. And do share this with your friends and family and do subscribe to our channel. Thank you.